11 सितंबर 2001 को दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने 110 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 हाईजेक्ट अमेरिकी विमान से टक्कर करवाई, जिससे अमेरिकी शान की कसीदे पढ़ने वाले यह ट्विन टावर देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। सुबह के वक्त हुए आतंकी हमले में तब न्यूयॉर्क शहर का आसमान रात व धुएं से भर उठा था। इस हमले में 2977 लोगों की मौत हुई थी। हमले को देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा ने ली थी। तो जानते हैं इस मास्टर डिजास्टर की प्लानिंग कैसे की गई थी और इसमें कौन कौन शामिल था और इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियो पॉलिटिक्स। 9/11 के दिन पोर्टलैंड के कंफर्ट इन होटल के कमरा नंबर 233 में सुबह 4 बजे मोहम्मद अता की आंख खुली। उसने उठते ही होटल में रह रहे अपने साथी अब्दुल अजीज अल ओमारी को फोन मिलाया। इजिप्ट का रहने वाला मोहम्मद अता 19 हाईजैकर्स का सरगना और विमान चालकों में से एक था। 5:33 पर अता और उसके साथी ने चेकआउट किया। कमरों का बिल अता के वीजा डेबिट कार्ड से चुकाया गया। इससे एक दिन पहले का समय उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने, पिज्जा खाने और वॉलमार्ट से शॉपिंग करने में बिताया। एफबीआई का मानना है कि उसी दिन अता ने अपनी कार से जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जायजा भी लिया था। होटल से चेकआउट करने के बाद अता और उसका साथी अब्दुल अजीज अल ओमारी किराए पे ली गई नीले रंग की निसान अल्टिमा कार में बैठकर 7 मिनट के अंदर एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंच गए। वहां पर पार्किंग में घुसते ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उनकी तस्वीर ली। 5:45 पर अता और उसके साथी की सुरक्षा जांच की गई। अता के हाथ में कंधे पर लटकने वाला एक काला बैग और ओमारी के हाथ में एक कैमरा या कैमकॉर्डर जैसी कोई चीज थी, जिसे उसने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। मेटल डिटेक्टर को उनके पास कुछ नहीं मिला। ठीक 6 बजे अता और उसका साथी यूएस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 5930 में बैठे 19 यात्रियों की कैपेसिटी वाले उस विमान में कुल 8 यात्री ही सवार थे। अता को रो 9 में सीट दी गई थी। वो और अल ओमारी विमान पर सवार होने वाले अंतिम यात्री थे। 45 मिनट के अंदर ही वो बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जहां से उन्हें लॉस एंजलिस जाने वाली AA फ्लाइट नंबर 11 में सवार होना था। इस विमान में 81 पैसेंजर्स के अलावा 9 एयर क्रू भी सवार थे। 7:59 पर बोइंग 767 विमान को टेक ऑफ के लिए क्लियर किया गया। इसी फ्लाइट में अता के 3 और साथी पहले से ही मौजूद थे। जब AA-11 फ्लाइट ऊपर गई तो अगले कुछ मिनटों तक तो उसने बोस्टन ATS के निर्देशों का पालन किया। जब फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई तो यात्रियों को सीट बेल्ट खोलने की इजाजत दे दी गई। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को सर्व करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे, तभी फर्स्ट क्लास की दूसरी कतार में बैठे 2 आतंकियों वेल अल शहरी और वलीद अल शहरी ने निहत्थे 2 फ्लाइट अटेंडेंट पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया था, ताकि वह कॉकपिट में घुसने के लिए फ्लाइट के कैप्टन पर दबाव बना सके। मोहम्मद अता को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त था। वह तेजी से दौड़कर बिजनेस क्लास की सीट से विमान के कॉकपिट की तरफ बढ़ा। उसके साथ ओमारी नाम का चौथा आतंकी भी आगे बढ़ा। उसी समय 5वें आतंकी सत्ताम अल सकामी ने बगल की सीट पर बैठे यात्री डेनियल लेविन पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया। लेविन 4 साल तक इजरायली सेना में अधिकारी के रूप में काम कर चुका था। उन्होंने तब आतंकियों को विमान हाईजैक करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मारकर घायल कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद ही आतंकियों ने यह कहकर विमान पर कंट्रोल हासिल कर लिया था कि उनके पास बम है। आतंकियों ने इससे पहले कई यात्रियों पर मिर्च स्प्रे भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने तब वहां कई और केमिकल स्प्रे भी किए थे, ताकि यात्री विमान के पिछले हिस्से में चले जाएं। इस हरकत के करीब 5 मिनट बाद ही आतंकियों ने विमान हाईजैक कर लिया था। 8:26 पर फ्लाइट ने अचानक 100 डिग्री का कोण बनाते हुए न्यूयॉर्क शहर का रुख किया। फ्लाइट अटेंडेंट ओंग ने खबर दी कि विमान कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट स्वीनी ने कहा, विमान तेजी से नीचे जा रहा है, मुझे पानी दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग्स भी दिखाई देने लगे हैं। थोड़ी देर बाद वह बोली, ओ माय गॉड,
हम बहुत नीचे आ गए हैं। तभी एक बहुत जोर की आवाज सुनाई दी और अमेरिकन ऑपरेशन सेंटर से फोन का संपर्क टूट गया। ठीक 8:46 पर AA फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के 93rd से 99th मंजिल के बीच टकराई। फ्लाइट में मौजूद करीब 10,000 गैलन जेट ईंधन उन मंजिलों में मौजूद दफ्तरों में फैल गया। इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों के साथ एजुकेशन पर बातचीत करने जा रहे थे। तभी रास्ते में व्हाइट हाउस से इमरजेंसी कॉल आती है। उस कॉल पर चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कोर्ट जो सुनते हैं, उस पर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भी भरोसा नहीं करते और उसे हल्के में लेते हैं। एंड्रयू बताते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग से प्लेन टकरा गया है। बुश को लगा कि यह एक्सीडेंट हो सकता है, पायलट को शायद हार्ट अटैक आया होगा या फिर मौसम खराब होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। 17 मिनट बाद 9:03 पर हाईजैक किए गए एक और विमान फ्लाइट नंबर 175 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर को हिट किया। 1 घंटे 42 मिनट के अंदर 110 मंजिल ऊंची दोनों इमारतें धराशायी हो गईं। इस समय तक जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके थे। वहां वे दूसरी क्लास के बच्चों के साथ द पेट गोट विषय पर लर्निंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कोर्ट दौड़ते हुए क्लासरूम में घुसते हैं। वह सीधा जॉर्ज बुश के पास जाते हैं और उनके कानों में सिर्फ इतना कहते हैं, अमेरिका इज अंडर अटैक। जॉर्ज बुश इस बात को सुनकर शांत हो जाते हैं। वह क्लास में अगले 7 मिनट तक उसी कुर्सी पर बैठे रहे और बच्चों से बात करते रहे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉर्ज बुश के पास ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी एरी फ्लिस्टर खड़ी थी। उन्होंने एक नोटपैड पे बड़े अक्षरों में लिखा, फिलहाल कुछ मत कहना। ये नोटपैड बुश को दिखाया। बुश ने इसे देखा और सिर हिलाकर शांति से बच्चों के सवालों का जवाब देते रहे। इसके 7 मिनट बाद बुश को तुरंत बगल क्लास में ले जाया गया। वहाँ पहले से ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोंडोलीजा राइस उनका फोन पर इंतजार कर रही थी। बुश ने क्लास में घुसते ही कहा, वी आर एट वॉर, FBI और उपराष्ट्रपति से मेरी बात करवाइए। मिस राइस से बात करने के बाद जॉर्ज बुश तुरंत स्कूल के ओपन एरिया में आए। यहीं से प्रेस और अमेरिका को संबोधित किया। उन्होंने बोलना शुरू किया, देश के खिलाफ आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जॉर्ज बुश जब ये बोल रहे थे तो उनकी आवाज में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। प्रेस से बात करने के बाद वे तुरंत वॉशिंगटन DC की ओर रवाना हो गए। उनका एयरफोर्स 1 प्लेन पहले से तैयार था। प्लेन में अंदर आते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रेस सेक्रेटरी एरी फ्लिस्टर से घबराई हुई आवाज में एक सवाल पूछा, क्या मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं? उसके बाद एक और विमान पेंटागन के पश्चिमी छोर पर गिरा, जिससे पेंटागन बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 को भी हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन विमान में सवार यात्रियों ने वो कोशिश नाकामयाब कर दी। 10:03 पर वो विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। माना जाता है कि इसका अंतिम लक्ष्य US कांग्रेस या व्हाइट हाउस था। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस तरह के आतंकी हमले से पहले कभी इतना नहीं दहला था। उसके डर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को सुरक्षा के लिए उनके प्लेन एयरफोर्स 1 को 3 घंटे 10 मिनट तक हवा में रखा गया। आखिरकार 3 घंटे बाद फ्यूल खत्म होने पर इसे लुइसियाना में बॉब्सडेल वायुसेना बेस पर लैंड कराया गया। हवा में होने की वजह से प्लेन का ग्राउंड लेवल से संपर्क टूट रहा था। फ्यूल भरने के लिए प्लेन जैसे ही जमीन पर आया, राष्ट्रपति बुश सटीक जानकारी लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही फ्यूल भरा वैसे ही प्लेन बुश को लेकर फिर से हवा में उड़ गया। साथ ही एयरफोर्स 1 के आसपास 2 लड़ाकू विमानों को भी उड़ने का आदेश दिया गया। वहां से राष्ट्रपति को नेब्रास्का में वायुसेना बेस पर ले जाया गया। बुश को यहाँ शाम 4:30 बजे तक रखा गया। दरअसल स्कूल से निकलने के बाद फ्लोरिडा हवाई अड्डे से एयरफोर्स 1 ने उड़ान भरी और अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते जॉर्ज बुश सबसे पहले व्हाइट हाउस जाना चाहते थे, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड और सीक्रेट सर्विस अधिकारियों को इनपुट मिला था कि करीब 10 और प्लेन हाईजैक हुए हैं, वो कहीं भी क्रैश हो सकते हैं। इस वजह से सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस जाने से मना कर दिया। सीक्रेट सर्विस को उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे सुरक्षित जगह जो लगी वो था आसमान।
आसमान से ही बुश ने तब वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी से संपर्क किया। डर का आलम यह था कि तब तक डिक चेनी को व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। यह बंकर 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर भारी बमबारी के बाद बनाया गया था। यहीं से चेनी ने आगे के इमरजेंसी ऑपरेशन का ऑपरेट किया। हमले के खिलाफ अमेरिका क्या एक्शन लेगा, इसका ऑर्डर बुश हवा से दे रहे थे, वही चेनी जमीन पर रहकर ग्राउंड लेवल की चुनौतियों को संभाल रहे थे। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसकी सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के उड़ने पर रोक लगा दी गई। 11 सितंबर की सुबह 9:42 पर जॉर्ज बुश ने सभी फ्लाइट्स की उड़ानों पर रोक की घोषणा की। दुनिया के सबसे व्यस्त एयर रूट्स में से एक अमेरिकन एयर रूट पर 4500 फ्लाइट्स एंड एयरक्राफ्ट्स लैंड करवा दिए गए। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने आसमान में उड़ते किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को मिसाइल से गिरा देने का ऑर्डर जारी किया। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। ये सभी अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंस गए थे। यह घटना एक देश के लिए इतनी खतरनाक थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां यह ऐलान कर दिया गया कि अब सरकार बर्खास्त नहीं की जा सकती। इसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट जारी हुआ। दरअसल इसके लागू होने के बाद युद्ध या इमरजेंसी की स्थिति में सरकार अपने मन से कोई भी फैसला ले सकती है। इसे लागू करने के तुरंत बाद सभी सरकारी वरिष्ठ अधिकारियों और पॉलिटिकल लीडर्स को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। 9/11 हमले के दौरान ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता लगा कि इसके पीछे आतंकी संगठन अल-कायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन का हाथ है। लेकिन 2001 में ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सामने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके पीछे किसी स्वतंत्र संगठन या कट्टरपंथी समूह का हाथ होने की बात कही, लेकिन यह बात झूठी साबित हुई। हमले के 3 साल बाद साल 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ओसामा बिन लादेन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने 9/11 हमले की पूरी जिम्मेदारी ली। वीडियो में लादेन ने हमले के पीछे की वजहों को भी गिनाया। उसने कहा कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप बढ़ रहा है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था। लेबनान में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा था। साथ ही इराक पर बढ़ते प्रतिबंध और सऊदी अरब को सैन्य सहयोग जैसे कई कारणों को उसने 9/11 हमले के पीछे की वजह बताया। हालांकि ऐसा नहीं था कि 9/11 के बाद अमेरिका ने मुस्लिमों या उनके प्रति संवेदना रखने वाले देशों के खिलाफ कोई लिबरल पॉलिसी अपनाई हो। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों से अपने कदम पीछे खींचने के बजाय सैन्य आक्रमण और तेज कर दिया। इतना ही नहीं, साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। इस काम को अमेरिकी सेना की स्पेशल टीम शेल टीम 6 ने अंजाम दिया। तो फ्रेंड्स, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा, उसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। 9/11 ने दुनिया भर में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बदल दिया। 11 सितंबर 2001 तक कोई भी इंसान जिसके पास फ्लाइट टिकट नहीं होता था, वह सिक्योरिटी चेकलाइन के भीतर बिना जूते, बेल्ट और जैकेट निकालकर आ जा सकता था। तब तक चेकिंग के नाम पर केवल सिक्योरिटी गार्ड और उसका मेटल डिटेक्टर ही था। लेकिन यही इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले की वजह बना। दरअसल यही से हाईजैकर्स ने घुसकर आसानी से पूरे प्लेन को कब्जे में ले लिया था। लेकिन 19 नवंबर 2001 को एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट अमेरिका के संसद में पास हुआ। इस एक्ट के मुताबिक जहां एयरपोर्ट पर प्राइवेट सिक्योरिटी चेकिंग हुआ करती थी, वहां ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यात्रियों की स्क्रीनिंग करने लगी। केवल टिकट वाले लोग ही स्क्रीनिंग और चेकलाइन के अंदर जा पाएंगे। हर एयरपोर्ट पर एक्सप्लोजिव डिटेक्शन मशीन लगाई गई, जो पहले मौजूद नहीं थी। इस एक्ट को कई बार अपग्रेड किया गया, जिसमें हर बार कुछ नए नियम लाए गए। जैसे पायलट को उड़ान के दौरान बंदूक रखना अनिवार्य कर दिया गया। पायलट का केबिन यानी कॉकपिट के दरवाजे बुलेट और एक्सप्लोसिव प्रूफ बनाए गए। इस घटना ने टेररिज्म के प्रति वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें जरूर खोल दी। अमेरिका को ये समझ आ गया कि टेररिज्म किसी रीजन की समस्या नहीं है, बल्कि ग्लोबल थ्रेट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।